नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होने पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम सबसे आगे। कई वरिष्ठ डेमोक्रेटिक नेताओं ने कमला हैरिस के समर्थन पर साधी चुप्पी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो बाइडेन की तुलना में कमला हैरिस को हराना होगा आसान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के निदेशक ने ली। सीक्रेट सर्विस प्रमुख किम्बर्ली चीटल ने कहा कि ट्रंप पर हमला एजेंसी की सबसे बड़ी विफलता। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गाजा में अपने अभियान को किया तेज। खान यूनुस में 40 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों घायलों से भरा नासेर अस्पताल। आईडीएफ ने खान यूनुस के कुछ इलाकों को खाली कराने का दिया आदेश। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष गौहर खान को हिरासत में लेने के बाद किया रिहा। इमरान खान के 2 करीबी सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सचिवालय पर भी छापेमारी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश की जनता को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, दक्षिण चीन सागर में नहीं पीछे हटेंगे और न ही डरेंगे। मार्कोस ने उचित कूटनीतिक माध्यम के जरिए विवादों को निपटाने पर दिया जोर। और सबसे पहले खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव ने रोचक मोड़ ले लिया है। खराब तबीयत और बढ़ती उम्र के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दावेदारी से पीछे हट गए हैं। आइए देखते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। लड़खड़ाती जुबान, कमजोर पलटवार, तर्कों की तीर के कुंद मार रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन की कुछ ऐसी ही स्थिति उनके भविष्य की राह में रोड़ा बन गई। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से लेकर दूसरे मंचों पर बहस शुरू हो गई कि उन्हें राष्ट्रपति की दौड़ में रहना चाहिए या नहीं। बढ़ते दबाव के बीच रविवार को इस दावेदारी से खुद अलग होने का बड़ा ऐलान कर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सबको चौंका दिया। हालांकि उन्होंने इस पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा इरादा दोबारा चुनाव लड़ने का रहा। मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं अपनी दावेदारी छोड़ दूं और अपने बचे हुए कार्यकाल में केवल राष्ट्रपति के रूप में और अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। हमें दुख है कि वह उम्मीदवार के रूप में पीछे हट रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वह हमेशा देश को आगे रखते हैं। 27 जून को हुई डिबेट में राष्ट्रपति बाइडेन कई मौकों पर कमजोर नजर आए थे। जो बाइडेन की बढ़ती उम्र और उनकी सेहत पर उनके कार्यकाल के दौरान लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन डिबेट में उनके प्रदर्शन के बाद हुए सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक मतदाताओं के बीच भी राष्ट्रपति बाइडेन की लोकप्रियता पर बड़े सवाल खड़े हुए। आखिरकार राष्ट्रपति बाइडेन को पार्टी और कार्यकर्ताओं के बढ़ते दबाव के सामने झुकना पड़ा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बाइडेन का आभार जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति का समर्थन पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मेरा इरादा इस नामांकन को अर्जित करना और जीतना है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई अन्य वरिष्ठ डेमोक्रेटिक नेताओं की तरफ से समर्थन मिलने के बाद भी कमला हैरिस की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का रास्ता अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, स्पीकर नैन्सी पेलोसी जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने जहां राष्ट्रपति बाइडेन के इस कदम की जमकर तारीफ की है, वहीं कमला हैरिस के समर्थन को लेकर चुप्पी साध ली है। उधर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद कहा कि उनकी जीत अब और आसान हो गई है। मुझे वो पसंद हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि वह बहुत लोकप्रिय नहीं हैं।
मुझे लगता है कि अगर ओबामा ने कहा कि हाँ, कमला के साथ रहो, तो मुझे लगता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य प्रमुख नेता क्या करते हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार, इसका फैसला आगामी 19 से 22 अगस्त तक शिकागो में होने जा रहे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में होगा। यहां आने वाले लगभग 5000 डेलीगेट्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस के अलावा कई नेताओं की दावेदारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसम, मिशिगन की गवर्नर ग्रेचन विटमर, केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शपीरो और यातायात सचिव पीट बुटीजीज जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी कि अगले लगभग एक महीने में डेमोक्रेटिक पार्टी किन्हें अपना आधिकारिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के रेस से अपना नाम वापस ले लिया और बाइडेन के इस फैसले के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के नेताओं से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नेताओं ने बाइडेन के फैसले पर क्या क्या बयान दिए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पहली डिबेट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर पड़ने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का भारी दबाव पड़ रहा था। हालांकि रविवार को चौंकाते हुए बाइडेन ने अपना अभियान समाप्त करने का ऐलान किया और वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम की पैरवी की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के ऐलान के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने देश हित में एक कठिन निर्णय लिया है। मैं उनके द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करता हूं। यह कोई आसान निर्णय नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वे अमेरिकी लोगों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पहुंचे होंगे। मैं उनके शेष राष्ट्रपति पद के दौरान उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। उधर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एंथनी अल्बनीज़ ने भी बाइडेन के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के सर्वोत्तम हितों के अनुसार हमेशा काम किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव न लड़ने का कठिन निर्णय लिया है। उन्होंने अमेरिका के सर्वोत्तम हितों के अनुसार कार्य किया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद से पहले अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बाइडेन के फैसले का सम्मान करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन की आजादी और संघर्ष के लिए अटूट समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार। चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। हम उनके कठिन लेकिन मजबूत निर्णय का समर्थन करते हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद कहा। मैं राष्ट्रपति बाइडेन से मिलूंगा, जिन्हें मैं 40 से अधिक वर्षों से जानता हूं। सीनेटर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में सार्वजनिक सेवा में अपने लंबे और प्रतिष्ठित कैरियर के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देने का यह अवसर होगा। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने बाइडेन द्वारा दावेदारी छोड़ने पर कहा कि अब अमेरिकियों को यह तय करना होगा कि वे व्हाइट हाउस में किसे रखना चाहते हैं। अब अमेरिका को यह तय करना है कि वे व्हाइट हाउस में किसे रखना चाहते हैं, और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि यह ट्रांस अटलांटिक संबंधों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ क्रेमलिन ने कहा है कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले पर कोई अचंभा नहीं हुआ है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी राजनीति की अनिश्चितताएं मॉस्को के लिए प्राथमिकता नहीं है। हम वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बारे में कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। यह अमेरिकी मतदाताओं का मामला है, हमारा नहीं। इसके अलावा अन्य वैश्विक नेताओं ने भी बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से हटने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि सेहत और डिबेट में कमजोर प्रदर्शन के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पार्टी के नेताओं और रिपब्लिकन खेमे के निशाने पर बने हुए थे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बरली चीटल ने सोमवार को कांग्रेस के सामने स्वीकार किया कि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हत्यारे द्वारा घायल किए जाने की घटना में वे और उनकी एजेंसी विफल रही है।
रिपब्लिकन द्वारा पद से हटाए जाने की मांग को दरकिनार करते हुए किम्बर्ली ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को प्रदान की गई सुरक्षा का स्तर काफी पहले ही बढ़ा दिया गया था और खतरे बढ़ने के साथ ही इसमें लगातार वृद्धि होती रही। I'm the director of the United States Secret Service. 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास दशकों में सीक्रेट सर्विसेज की सबसे बड़ी विफलता है। 13 जुलाई को हम विफल हो गए। सीक्रेट सर्विस के निदेशक के रूप में मैं हमारी एजेंसी की किसी भी सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। हम चल रही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। Our nation's leaders. वेनेजुएला में 28 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी हैं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और एडमंडो गोंजालेस। आइए देखते हैं वेनेजुएला चुनाव प्रणाली से जुड़ी हुई हमारी खास रिपोर्ट। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव 28 जुलाई को होने वाले हैं। मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता संभालने के करीब 11 वर्षों के बाद यह चुनाव देश के लोकतंत्र के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। वेनेजुएला में होने वाले चुनाव में सबसे अहम मुद्दा यह है कि क्या चुनाव किसी भी बाहरी दखल के बिना पूरे होंगे या नहीं। मादुरो का कहना है कि वेनेजुएला की चुनावी प्रक्रिया दुनिया की सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन इसके इतर विपक्ष और विश्लेषकों का कहना है कि मतदान के दिन मतदाताओं को भ्रमित करने और स्वतंत्र मतदान में बाधा उत्पन्न करने जैसी घटनाएं घट सकती हैं। वहीं चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे पहले हैं राष्ट्रपति। निकोलस मादुरो ने पूर्व वेनेजुएलन राष्ट्रपति और उनके राजनीतिक गुरु हुगो चावेज की 2013 में हुई मौत के बाद पदभार संभाला था। मादुरो एक पूर्व बस चालक रहे हैं। मानवाधिकार समूह मादुरो पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए निरंकुश कदम उठाए हैं। 61 वर्षीय मादुरो लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज हैं। इसी के साथ मादुरो पर आरोप है कि उन्होंने वेनेजुएला की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को निर्दयतापूर्वक दबाया है। मादुरो के शासन के दौरान अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में खटास आई है। साल 2019 से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता एडमंडो गोंजालेज राष्ट्रपति मादुरो को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 74 वर्ष के एडमंडो गोंजालेज पूर्व राजनयिक हैं जो कि अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। गोंजालेज विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के स्थान पर विपक्ष के नेता घोषित किए गए थे। दरअसल विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोनों नेता एक साथ मादुरो के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गोंजालेज ने अपने चुनावी प्रचार में जनता से वादा किया है कि वह वेनेजुएला से प्रवासित लोगों और राजनीतिक कैदियों को रिहा कराएंगे। विपक्षी खेमे में डर है कि गोंजालेज को सार्वजनिक पद से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वेनेजुएला के लिए अपने लोगों के बीच सुलह का समय आ गया है। चिल्लाना और अपमान करना बंद करो। अब एकजुट होने का समय आ गया है। हम अगले रविवार को मिलेंगे और वेनेजुएला की जीत का जश्न मनाएंगे। वेनेजुएला के चुनाव में 9 अन्य उम्मीदवार भी राष्ट्रपति पद की होड़ में हैं। हालांकि उनमें से कई सरकार के समर्थक माने जाते हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार को बंद हो जाएगा। वहीं चुनावी परिणाम रविवार शाम या अगले दिन आ सकते हैं। विपक्ष ने 2018 में हुए चुनावों का बहिष्कार किया था। विपक्ष ने तब मतदान प्रक्रिया में निष्पक्षता न होने का हवाला दिया था, लेकिन इस बार विपक्ष चुनाव में मादुरो के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR
सरकार से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपने रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गजा में अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इजरायल ने खान यूनुस के निकट जमीनी और हवाई हमलों में हमास के कई आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस सबके बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल हमास के पूर्ण खात्मे और अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हमास के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गाजा में अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इस बीच इजराइल ने खान यूनिस के निकट ज़मीनी और हवाई हमलों में हमास के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं फ़लस्तीनी स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अस्पताल में स्थिति नियंत्रण से बाहर है। दरअसल हम मामलों से निपटने में नियंत्रण खो चुके हैं। 3 घंटे के भीतर सैकड़ों घायल भर्ती होने के लिए आए हैं। हमारी स्थिति बहुत खराब है। हमें चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की सहायता की आवश्यकता है। इससे पहले इजरायली सेना ने खान यूनिस के कुछ इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। सेना ने बताया कि रिहायशी आबादी को होने वाले नुकसान को कम करने और नागरिकों को युद्ध के क्षेत्रों से दूर रखने के लिए नागरिकों को चेतावनी दी जा रही है। खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में बची हुई आबादी से अस्थायी रूप से अल मवासी में समायोजित मानवीय क्षेत्र के चले जाने का आह्वान किया गया है। हम दुनिया के नेताओं से मांग करते हैं कि वे हमें मानवीय दृष्टिकोण से देखें और देखें कि हम किस स्थिति में हैं। हम सप्ताह में 3 बार विस्थापित हो रहे हैं। हमारे पास यात्रा करने, जाने और वापस आने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हमारी स्थिति बहुत ही कठिन है। इस बीच आईडीएफ ने कहा है कि हमास की कैद में 2 इजरायलियों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि 35 वर्षीय साउंड टेक्नीशियन यागेओ बुश्ताव और 76 वर्षीय इतिहासकार एलेक्स डैक्सीन की हमास की कैद में मौत हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि बंधकों की रिहाई और हमास को खत्म करने के साथ ही ये संघर्ष खत्म होगा। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के दोनों सदनों को 4थी बार संबोधित करूंगा। इजराइल पश्चिमी एशिया में अमेरिका का मजबूत सहयोगी बना रहेगा। सभी बंधकों की रिहाई, हमास को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी इजरायली नागरिक उत्तर और दक्षिण में अपने घरों में सुरक्षित लौट आएं, यही हमारी प्राथमिकता है। दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष की सबसे अधिक मार गाजा वासियों को झेलनी पड़ रही है। जिंदगी बचाने के लिए अपना घर छोड़कर विस्थापितों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भागने पर मजबूर और ऊपर से भोजन और अन्य मानवीय जरूरतों को तरसते ये लोग संघर्ष खत्म होने की राह तकते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का कारण रहे स्प्रेटली द्वीप समूह में जलमग्न चट्टान सेकेंड थॉमस शेल को लेकर दोनों देशों में समझौता हो गया है। सेकेंड थॉमस शोल फिलीपींस के कब्जे में है, लेकिन चीन भी इस पर दावा करता है।
फिलीपींस और चीन के बीच हुए समझौते का उद्देश्य किसी भी पक्ष के दावे को स्वीकार किए बिना ऐसी व्यवस्था बनाना है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। हाल ही में दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद देखा गया है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्र में भी गतिरोध की स्थिति देखी गई है। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद दोनों देशों ने रविवार को सेकंड थॉमस शोल को लेकर समझौता किया। वैसे तो दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में जलमग्न चट्टान सेकंड थॉमस शोल फिलीपींस के कब्जे में है, लेकिन चीन भी इस पर दावा करता रहता है। हालांकि फिलीपींस और चीन के बीच हुए समझौते का उद्देश्य किसी भी पक्ष के क्षेत्रीय दावों को स्वीकार किए बिना ऐसी व्यवस्था बनाना है जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। इस बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सोमवार को देश की जनता को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने खास तौर पर चीन को घेरते हुए कहा कि उनका देश दक्षिण चीन सागर में अपनी स्थिति से पीछे नहीं हट सकता है, न ही किसी से डरता है। हालांकि उन्होंने विवादित जल क्षेत्र में तनाव कम करने के तरीकों पर जोर दिया। फिलीपींस झुक नहीं सकता, फिलीपींस डर नहीं सकता। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए चुनौतियों का सामना किया है और हम अपने अधिकारों और हितों का उसी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से दावा करेंगे जैसा हमने हमेशा किया है। समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से अपनी रचनात्मक स्थिति को मजबूत करना जारी रख रहे हैं। पश्चिमी फिलीपीन सागर हमारी कल्पना नहीं है, यह हमारा है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मार्कोस ने कहा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत उचित कूटनीतिक माध्यम ही विवादों को निपटाने का एकमात्र तरीका है। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत उचित राजनयिक चैनल और तंत्र विवादों को निपटाने का एकमात्र स्वीकार्य साधन है। हम लगातार अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना अपने समकक्षों के साथ विवादित क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए प्रयासरत हैं। मुझे पता है कि हमारे पड़ोसी भी इसे सफल बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित सेकंड थॉमस शोल को लेकर हुए समझौते पर कहा कि हमें उम्मीद है कि फिलीपींस अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा और क्षेत्र में हमारे साथ मिलकर काम करेगा। मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए चीन ने 3 सूत्री सिद्धांत के आधार पर फिलीपींस के साथ अस्थायी व्यवस्था चीन की सद्भावना को दर्शाती है। हमें उम्मीद है कि फिलीपींस पक्ष अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा, चीन के साथ मिलकर काम करेगा और समुद्री स्थिति का संयुक्त रूप से प्रबंधन करेगा। इसके अलावा फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च और विदेशी निवेशकों को देश में आमंत्रित करने पर जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बड़ा फैसला करते हुए देश में स्थापित जुआ संचालन पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और पाकिस्तान पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता और उनके 2 करीबियों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सचिवालय पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष गौहर खान को हिरासत में ले लिया। फिलहाल बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ताइवान की सेना ने हान कुआंग युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है। ताइवानी नौसेना जहाज़ों को समुद्र में भेजा गया है। नौसैनिक विमानों ने उड़ानें भरी हैं, उतरने का अभ्यास भी किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक युद्ध के लिए ताइवान की सेना को तैयार करना और चीनी हमले से कैसे बचना है, इसकी तैयारी करना है। इस 5 दिवसीय युद्धाभ्यास में वान आन नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शामिल है। इस अभ्यास में नकली चीनी मिसाइल हमले के दौरान प्रमुख शहरों की सड़कों को आधे घंटे के लिए खाली करा दिया जाता है और मोबाइल फोन पर परीक्षण चेतावनी अलार्म बजाए जाते हैं। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक
जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अब यूरोप की ओर। उत्तर पश्चिम क्रोएशिया के एक नर्सिंग होम में एक बंदूकधारी ने घुसकर अपनी मां समेत 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और 6 अन्य लोगों को घायल कर दिया। घायलों में से एक की बाद में अस्पताल में मौत हो गई और इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई, जबकि 4 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा पूर्व सैनिक बताया जाता है। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक अनोखी झलक। विश्व संस्कृति की झलक में बातें ब्राजील की। ब्राजील में आदिवासी समाज खेलों के जरिए अपनी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण कर रहा है। तो खबर दुनिया के में आपने देखा कि कैसे और किस तरीके से अपने खेल के जरिए संरक्षण कर रहा है ब्राजील अपनी आदिवासी संस्कृति का। और खेलों के महाकुंभ में पेरिस ओलंपिक 2024 का काउंटडाउन जारी है। पेरिस के खेलगांव में एथलीट्स का आना लगातार जारी है। पेरिस की सड़कों पर अलग अलग देशों के एथलीट ओलंपिक को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पेरिस के खेलगांव में एथलीट्स के रहने के अपार्टमेंट भी उनके देश के झंडों से सजे नजर आ रहे हैं। खबर दुनिया के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।